हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिल एजुकेशन प्लानिंग। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12 के मैथ के चैप्टर नंबर 2। देखिए, चैप्टर नंबर 2 जो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, उसको समझने से पहले, उस प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग को समझना होगा संबंध क्या है और फलन क्या है। तो संबंध यानी दो समुच्चयों के बीच में जो भी कनेक्शन होता है उसे हम लोग संबंध कहते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं एक समुच्चय ए है और यहाँ पर एक समुच्चय बी है। इसमें क्या है, इसके अवयव जो है 1 2 3 4 है और इसमें अवयव है 2 4 6 10। तो इसमें का यह जो है x है और इसमें का जो अवयव है y है, उनका कनेक्शन है 2x, यानी जस्ट दूने का कनेक्शन है। तो 1 का दूना करेंगे तो हम लोग का 2 मिलेगा, 2 का दूना करेंगे तो 4 मिलेगा, 3 का दूना करेंगे तो 6 मिलेगा और 4 का दूना करेंगे तो 8 मिलेगा, जो कि इसमें है ही नहीं। तो 4 का कोई भी इससे संबंध नहीं बना। तो यह जो है हम लोग का इस तरीके से यह फल जो है हम लोग का संबंध बना है। तो संबंध में 3 वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको जानना बहुत जरूरी होता है। प्रांत, सहप्रांत और परिसर। प्रांत क्या होता है? तो प्रांत समुच्चय ए का वह अवयव होते हैं जो समुच्चय बी में संबंध बनाए होते हैं। यानी ए का 1 2 3, यही 3 ऐसे तत्व है या अवयव हैं जो कि बी के साथ संबंध बनाए हैं। तो यह हो जाएगा इसका प्रांत 1 2 3। अब हम लोग बात करेंगे सहप्रांत की। तो सहप्रांत यानी बी का प्रत्येक अवयव सहप्रांत होता है। तो बी में कौन कौन है? तो बी में है 2 4 6 और 10। और परिसर की बात करें हम लोग, तो परिसर क्या होता है कि जो समुच्चय बी है, समुच्चय बी का वह अवयव जो समुच्चय ए का प्रतिबिंब है, यानी संबंध बनाया हुआ है। तो 2 4 और 6, यह क्या कहलाएंगे? परिसर। तो इसका हो जाएगा परिसर 2 4 6। तो देखिए, हम लोगों को प्रांत और परिसर का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। अब हम लोग आगे देखते हैं फलन क्या होता है। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में केवल एक प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, तो उसे फलन कहते हैं। देखिए, फलन का मतलब यह है कि यहाँ पर जो समुच्चय ए है वह समुच्चय बी है, इन दोनों में समुच्चय ए का जितने भी अवयव हैं वह समुच्चय बी के साथ संबंध बनाए और इसमें का कोई भी जो अवयव होगा इस वाले के साथ डबल नहीं बनाएगा। यानी यह 2 हो गया, मान लेते हैं यहाँ पर बी अवयव है, उसके साथ संबंध बना रहा है, और यहाँ पर सी जो है वह भी इसके साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। यानी ए का प्रत्येक अवयव खाली भी नहीं होना चाहिए, इसमें से सबका कोई ना कोई प्रतिबिंब भी होना चाहिए। और दूसरा यह भी बात को याद रखना है कि किसी का मतलब 2 अवयव का एक ही प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, तो उसे बोलेंगे फलन, अदरवाइज वह फलन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर जो सेट समुच्चय ए है उसका एक अवयव यह 2 के साथ जुड़ा है, और 2 वाला जो है वह 4 के साथ है, और 3 है जो 6 के साथ है, और 4 का कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर फलन का जो डिफिनीशन कर लें तो वह देखिए क्या है कि डिफिनीशन में कि ए का प्रत्येक अवयव यानी कोई भी खाली नहीं बैठना चाहिए, वह सबका कहीं ना कहीं प्रतिबिंब होना चाहिए। तो यहाँ पर जो होगा 4 का कोई प्रतिबिंब नहीं है, इस वजह से यह जो रिलेशन है आर एस फलन है, यह जो है फलन है ही नहीं। यह जो संबंध है यह फलन नहीं है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा वाला क्या है। तो 1 का जो है संबंध 2 के साथ है और 2 का संबंध 3 के साथ है। तो देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ हो गया कि एक लोग का 2 प्रतिबिंब नहीं हो सकता है, इस वजह से क्या होगा, यह भी फलन नहीं माना जाएगा। देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग एक वर्ड याद कर लेते हैं, बेटा और माँ। तो देखिए,
एक बेटा के एक ही माँ हो सकते हैं, एक बेटा के एक ही माँ होंगी, लेकिन एक माँ के दो बेटे हो सकते हैं, वो अलग चीज़ है। तो इसको समझते हैं इस वाले में। देखिए यहाँ पर जो है यह बेटा है एक और इसकी माँ है 2। तो यहाँ पर एक तो हो गया इसकी माँ, लेकिन एक जो है वह दूसरे माँ 3 का बेटा नहीं हो सकता है। इस वजह से हम लोग इसको बोलेंगे यह फलन नहीं है। अब तीसरे में देखते हैं, तो तीसरका में यहाँ पर 1 का संबंध 2 के साथ है और 2 का संबंध 3 के साथ है और 3 के संबंध 4 के साथ है। तो यह फलन है, क्योंकि हम लोग का यहाँ पर जो ए फलन है वह किसी न किसी प्रकार से बी के साथ कोई न कोई प्रतिबिंब है, और यहाँ पर बी में खाली है, इससे हमसे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए अगर से माँ है तो उनके बेटे नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन बेटा है तो उनकी माँ होंगी ही ज़रूर से। तो इस वजह से हम लोग यह बोल सकते हैं कि यह फलन है, ये जो है फलन है। अब तीसरा वाला देख लेते हैं। तो तीसरा में क्या है कि 1 का प्रतिबिंब 5 है और 2 का प्रतिबिंब भी 5 है और 3 का भी प्रतिबिंब क्या है 5 है, यानी यह भी फलन है। देखिए यहाँ पर ही जो है 5 को मान ले माँ है, तो माँ के 3 बेटे हो सकते हैं, 1 2 3, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यह क्या है, यह फलन है। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं फलन के प्रकार। तो फलन के प्रकार जो होते हैं वह 4 होते हैं, लेकिन हम लोगों को जो इम्पोर्टेंट है यह एकाकी और आच्छादक फलन। तो पहले समझ लेते हैं डिफिनीशन थोड़ा बहुत। एकाकी का मतलब यह होता है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी के साथ सिंगल जुड़े रहे, यानी यहाँ पर एक इसके साथ जुड़ गया, यह वाला इसके साथ जुड़ गया, यहाँ पर इसके साथ जुड़ गया, तो यह क्या कहलाएगा, एकाकी। बहु एकाकी में क्या होता है, बहु एकाकी का मतलब यह होता है कि यहाँ पर जैसे यह वाला, यह 1 का संबंध 5 के साथ, 2 का संबंध 5 के साथ, 3 का संबंध 5 के साथ, तो यह जब 2 या 2 से अधिक लोगों के साथ एक ही फलन बने, मतलब प्रतिबिंब बने, तो वह जो होगा बहु एकाकी फलन कहलाएगा। आच्छादक, तो आइए हम लोग इन सबको फिगर के साथ समझते हैं। पहला देखिए यहाँ पर है जो संबंध, 1 का संबंध दिया है वह ए के साथ है और 2 का संबंध बी के साथ है और 3 का भी संबंध बी के साथ है। तो देखिए जब 2 लोगों का एक ही प्रतिबिंब बने, 2 लोगों का एक ही प्रतिबिंब बने, तो वह बहुकेकी कहलाता है। तो यह क्या होगा, बहुकेकी। और दूसरा हम लोग देखिए एकाकी बहुएकाकी में से कोई एक होगा, आच्छादक और अंतःक्षेपी में से कोई एक होगा, यानी यह दोनों आच्छादक और अंतःक्षेपी दोनों साथ में नहीं हो सकते हैं, और एकाकी और बहुएकाकी में से दोनों साथ एक ही साथ दोनों नहीं हो सकते हैं, तो कोई एक ही होगा। तो इसमें जो है कि यह बहुएकाकी है। और अगर से हम लोग आच्छादक में चेक करें तो आच्छादक का मतलब यह होता है कि बी का कोई भी अवयव खाली नहीं बैठना चाहिए, यह किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी का छाया होनी चाहिए। तो यहाँ पर सी खाली है, इसलिए यह क्या होगा, अंतःक्षेपी होगा। अब दूसरा अगर से हम लोग देखें यह वाला, तो इसमें देखिए 1 का प्रतिबिंब ए है, 2 का भी ए है, 3 का भी ए है, तो यह भी क्या होगा, बहुएकाकी होगा, बहुएकी। अब हम लोग बात करते हैं आच्छादक और अंतःक्षेपी में। तो देखिए 2 यानी बी और सी खाली हैं, इसलिए क्या होगा, अंतःक्षेपी होगा। देखिए लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही, तो आप लोग सुन लीजिए और उसको लिख लीजिएगा। तीसरे की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो 1 का जो है ए है और बी का जो है यह सी है, तो यह देखिए यह पार्टिकुलर एक के साथ एक संबंध बनाया है, यह तो एकदम श्योर है कि यह एकाकी है।
एकाकी है। लेकिन अब हम लोग चेक करेंगे इसमें आच्छादक और उसकी बात कर लें कि अंतःक्षेपी है कि कौन सा है। तो देखिए इसमें बी वाला खाली है, इसलिए क्या है, यह अंतःक्षेपी होगा। आइए चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर एक ए का जो है एक ए है और 2 का जो है बी है और 3 का जो है बी है। तो यहाँ पर देखिए यह 2 लोगों के साथ हो गया संबंध प्रतिबिंब, तो इस वजह से यह क्या होगा, बहु एक ही होगा। और दूसरा चीज़ हम लोग अंतःक्षेपी और आच्छादक में चेक करें तो यह क्या है, आच्छादक है। आच्छादक का मतलब ये होता है कि बी वाला कोई भी खाली नहीं होना चाहिए, तब तो यह आच्छादक होगा। तो यह आच्छादक हो गया। अगर से कोई खाली बैठ जाता हो तो वह क्या होता, अंतःक्षेपी होता। इस वाले में देखिए ये इसका प्रतिबिंब इसके साथ है और 2 का सी के साथ है और 3 का बी के साथ है। तो यह कोई भी देखिए 2 जो है प्रतिबिंब नहीं है, सब क्या है अलग अलग, एक के साथ एक का है। इस वजह से यह क्या होगा, एकाकी होगा। और एकाकी के साथ साथ यह जो होगा यह आच्छादक होगा, क्योंकि इसमें से कोई भी खाली नहीं है। और सी में आइए तो यह भी क्या है, सब पार्टिकुलर किसी न किसी एक के साथ जुड़े हुए हैं, तो यह भी क्या होगा, यह एकाकी होगा। और साथ में बी का कोई भी अवयव खाली नहीं है, तो उसे भी क्या बोलेंगे, आच्छादक है। तो देखिए यह हम लोग पढ़े क्यों, तो देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन उसी संबंध का निकलेगा जिसका मतलब वह एकाकी हो और आच्छादक हो, तभी तो वह निकलेगा उसका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, अदरवाइज और सबका नहीं निकलेगा। यानी टोटली कहा जाए तो यह जहाँ मान लेते हैं एक ए समुच्चय है और एक बी समुच्चय है, और इन दोनों में से कंडीशन क्या होना चाहिए कि इसका जो होगा ई बेटवा का 2 माई नहीं होना चाहिए। और दूसरा चीज़ यह है कि इसमें जो भी अवयव है, ए है और यहाँ पर बी है, इसका जो भी अवयव है वह किसी न किसी प्रकार से उसका प्रतिबिंब होना चाहिए। और अगर से इसमें का जो है कोई भी, इसमें से कोई खाली नहीं बैठा है, तो यह उसका क्या होगा, वह प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन निकलेगा। अगर से इसमें भी कोई खाली बैठा है तो उसका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन नहीं निकलेगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर। चलिए स्टार्ट कर देते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ऐसे त्रिकोणमितीय फलन जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, यह सब क्या है, यह प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। अब इसके बाद हम लोग को पता होना चाहिए मुख्य मान। सेमेन मुख्य मान में क्या है, किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है वह मुख्य मान कहलाता है। देखिए मुख्य शाखा का मतलब यह है कि जैसे यहाँ पर समझ लेते हैं साइन है, तो साइन का जो वैल्यू मतलब परासर की बात करें तो यह होता क्या है कि यह इसका जो वैल्यू होता है -1 से लेकर के 1 तक अधिकतम मान प्राप्त हो सकता है, मिनिमम जो होगा -1 प्राप्त होगा। तो इसका कोण की बात करें तो यहाँ पर होगा π/2 से π/2 तक, यहाँ पर -π/2 से π/2 तक होता है। तो इसका मुख्य मान वह होगा कि जो इन्हीं के बीच में रहे तो वह मुख्य मान होगा, कोई एक मान मुख्य मान कहलाएगा, इससे बाहर जो होगा वह मुख्य मान नहीं कहला जाएगा। तो ये देख लेते हैं, फलन दिया है यहाँ पे और उसके बाद देखिए फलन है और यहाँ पर मुख्य मान शाखा है। तो यहाँ y बराबर साइन इनवर्स, इसका जो मुख्य मान शाखा होता है -π/2 से π/2 तक होता है। कास इनवर्स x का जो होता है यह 0 से लेकर के पाई तक होता है। और यहाँ पर टेन इनवर्स जो है इसका जो होता है -π/2 से लेकर के π/2 होता है। कॉट इनवर्स x का जो होता है मान वह 0
और पाई के बीच में। देखिए यह जो है क्लोज इंटरवल है, ये जिसको बोलते हैं बंद श्रृंखला, और यह वाला जो है यह खुली है, तो यह खुला श्रृंखला मतलब बंद का मतलब ये होता है, अगर यहाँ पर लिख दिया गया है पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, इसका मतलब यह है कि इसमें पाई बाई टू माइनस वाला भी शामिल होगा और पाई बाई टू जो प्लस वाला है यह भी शामिल होगा। लेकिन इसमें खुला वाले में लिखा है माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू, तो इसका मतलब यह है कि पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच वाली संख्या होगी, इसके अंतर्गत आएगा। यानी पाई बाई टू माइनस वाला और पाई बाई टू प्लस वाला ये दोनों शामिल इसमें नहीं होंगे खुली श्रृंखला में, तो इसका मतलब ये। और यहाँ पर देखिए कॉट इनवर्स एक्स बराबर होगा, इसका जो मुख्य शाखा मान है तो यह होगा 0 से लेकर के पाई के बीच। और सेक की बात करें तो सेक का जो होता है वह 0 से लेकर के पाई के बीच में होगा, पाई तक भी होगा, लेकिन इसमें पाई बाई टू शामिल नहीं होगा। माइनस पाई बाई टू लिखने का मतलब यह है कि इसमें यह शामिल नहीं होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कोसेक की, तो कोसेक इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान शाखा होगा वो माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू तक होगा, इसमें 0 शामिल नहीं होगा। तो और यह फार्मूला भी देख लीजिए कि जब हम लोग का यह चैप्टर नंबर 2.1 स्टार्ट करेंगे तो इसमें यह बहुत ही यूज होने वाला है। तो माइनस साइन थीटा जहाँ दिखेगा वहाँ पर लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा, जहाँ पर माइनस कॉस थीटा दिखेगा वहाँ पर लिख सकते हैं कॉस थीटा पाई माइनस थीटा, जहाँ पर दिखेगा माइनस टेन थीटा बराबर तो उसको लिख सकते हैं हम लोग टेन माइनस थीटा। अगर से जहाँ पर आया माइनस कोसेक थीटा तो वहाँ पर लिख सकते हैं कोसेक माइनस थीटा। जहाँ पर आएगा से माइनस सेक थीटा तो वहाँ पर लिखेंगे सेक पाई माइनस थीटा। और यहाँ जहाँ पर रहेगा माइनस कॉट थीटा वहाँ पर लिख सकते हैं कॉट पाई माइनस थीटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 2.1। पहला क्वेश्चन हम लोग का है, पहला क्वेश्चन है, एक मिनट का, साइन इनवर्स और ब्रैकेट में है -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस टाइप से जो सवाल रहेगा उसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि मानेंगे, माना y बराबर साइन इनवर्स -x/2। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो साइन इनवर्स है इसको इधर लाएंगे तो यह साइन y हो जाएगा, और इधर क्या होगा, यह बचेगा बस -1/2। अब यह चीज़ आप लोग को यह सोचना है, साइन वाई, यह माइनस को मत सोचिए, इसको ऐसे लिख दीजिए और यह सोचिए कि साइन में कितने अंश का मान 1/2 होता है। तो साइन में जो होता है यह साइन 30 अंश का मान होता है, तो 30 अंश को लिखते हैं पाई/6, यह लिख लेंगे। अब क्या होगा, अब इसको देखिए साइन लिखेंगे y बराबर, अब यहाँ पर देखिए ये फार्मूला हम लोग देखे थे कि जहाँ पर दिखेगा माइनस साइन थीटा वहाँ पर लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे इसकी वैल्यू, यहाँ पर लिख लेंगे साइन -पाई/6। अब देखिए यह जो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाता है, y का मान आ जाएगा यह -पाई/6। तो यह जो वैल्यू आई हम लोग का मुख्य मान, यह बिलोंग करेगा किससे, यह बिलोंग करेगा जो -पाई/2 से पाई/2 के बीच में। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा है कॉस इनवर्स रूट में है 3/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो इसको भी मानेंगे, माना y बराबर कॉस इनवर्स √3/2। अब यह कॉस इधर जाएगा तो यह हो जाएगा y कॉस y, और इधर बचेगा √3/2।
तो अब आपको यह सोचना है कि कॉस में कितने अंश का मान √3/2 होता है। तो कॉस में जो होता है 30 अंश का मान होता है, यानी इसको लिख लेंगे पाई/30 अंश को पाई/6 बोलते हैं। तो अब ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, वाई बराबर जाएगा पाई/6, जो कि बिलोंग करता है किससे, तो कॉस में देखिए कॉस का जो मान होता है कॉस में, तो यह 0 से लेकर के पाई के बीच में, तो यह बिलोंग कर रहा है किससे, 0 से लेकर के पाई तक। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है तो मान लिखा है 10 इनवर्स और ब्रैकेट में है -√3 का मुख्य मान, तो इसको मान लेंगे माना y बराबर 10 इनवर्स -√3। तो ये 10 इनवर्स इधर जाएगा तो यह y हो जाएगा 10y और यहाँ पर -√3 होगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें इसको उतार देंगे 10y और इसको सोचेंगे कि 10 में कितने अंश का मान √3 होता है। तो 10 में जो होता है 60 अंश का मान होता है, तो 60 अंश को लिखते हैं पाई/3। अब क्या होगा 10y लिख लेंगे, यहाँ पर माइनस है तो अब इसमें देखेंगे फार्मूले में कि 10 जहाँ पर -10 थीटा रहता है तो उसको क्या लिख लेते हैं 10 और माइनस थीटा, तो इसको लिख लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 10 - पाई/3। तो यह 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो y का मान आ जाएगा -पाई/3, यह आंसर हो जाएगा। और ये बिलोंग करेगा किससे, -पाई/2 से लेकर के पाई/2 तक। सॉरी 10 में जो होता है यह इन दोनों के बीच में मान आता है, तो जो कि आया भी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, लिखा है कॉस इनवर्स और ब्रैकेट में है -1/2 का मुख्य मान। तो मान लेते हैं माना y बराबर होगा कॉस इनवर्स -1/2। तो कॉस इधर आएगा तो कॉस y हो जाएगा, यहाँ पर -1/2 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे कॉस y। अब इसमें सोचिए कॉस कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो कॉस जो होता है यह 60 अंश का मान होता है, यानी पाई/3 होगा। अब क्या कर लेंगे, कॉस लिखेंगे y लिखेंगे। अब यह सोचना यह है कि माइनस कॉस थीटा जब रहता है तो उसको क्या लिखते हैं, तो फार्मूला में यहाँ पर देख लेंगे माइनस कॉस थीटा रहता है तो उसको लिखते हैं कॉस पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पर लिख लिया जाएगा कॉस पाई माइनस पाई/3। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर जाएगा पाई माइनस पाई/3। तो इसमें से घटा लेंगे तो आ जाएगा मान यहाँ पर y बराबर यह 2π/3, जो कि बिलोंग करता है किसमें, जो कॉस होता है, कॉस कहाँ से होता है तो 0 से लेकर के पाई के तक होता है, तो 0 से पाई तक बिलोंग करता है। देखिए इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन बनाना है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप लोग। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 किस तरीके से होगा, तो जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है 10 इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी सबको एक एक करके मान लेंगे, इसको x मान लिया जाए, इसको y और इसको z करके तब सॉल्व होगा। तो पहले मानेंगे, माना x बराबर 10 इनवर्स 1। ये 10 इधर चला जाएगा तो यहाँ 10x हो जाएगा बराबर 1 होगा। तो 10x, अब इसको सोचेंगे 10 में कितने अंश का मान 1 होता है, तो 10 45 अंश का मान होता है, जिसको पाई/4 बोलते हैं। तो यह 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये x का मान हो जाएगा पाई/4। यहाँ पर एक आ गया। दूसरा मान लेंगे हम लोग यहाँ पर कि माना y बराबर कॉस इनवर्स -1/2। तो कॉस इधर आएगा तो कॉस y हो जाएगा, इधर बचेगा -1/2। तो कॉस y बराबर होगा
एक कॉस में कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो कास में जो होता है यह 60 अंश का मान होता है। तो इसको लिखेंगे क्या, π/3, कॉस π/3। अब क्या होगा, कॉस लिखेंगे y, और यह कॉस माइनस कॉस थीटा रहता है तो उसको लिखते क्या है, कॉस पाई माइनस थीटा यानी π/3। अब इसको कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, जो कि देखिए कभी भी आप लोग गलती से इस तरीके से काटिएगा मत, एक कटता नहीं है। तो y बराबर हो जाएगा पाई माइनस π/3, और इसको सॉल्व कर दें तो यहाँ पर 2π/3 आ जाएगा। तीसरा ले लेते हैं हम लोग, माना z बराबर है साइन इनवर्स -1/2। तो ये क्या होगा, साइन इधर आएगा तो साइन z हो जाएगा बराबर में -1/2 होगा। तो साइन z बराबर होगा माइनस, और साइन में कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो यह मान होता है 30 अंश का यानी π/6 लिख लेंगे। तो यह साइन z, और ये माइनस जो है आगे चला जाएगा तो लिख जाएगा साइन माइनस π/6, और ये साइन से साइन कैंसिल जो है, जेड का मान आ जाएगा -π/6। अब ये जो तीनों मान है हम लोग यहाँ पर बारी बारी से रख देते हैं तो सॉल्व हो जाएगा। चलिए रखते हैं। यहाँ पर है जो tan इनवर्स 1 की जगह हल कराया गया π/4, फिर उसके बाद प्लस कॉस इनवर्स -1/2 की जगह आया है 2π/3, 2π/3। अब उसके बाद यहाँ प्लस लिखेंगे, और यहाँ पर जो है साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू आई है -6 अब इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो π/4 प्लस में 2π/3, और ये माइनस हो जाएगा π/6। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे हम लोग तो आएगा हम लोग का 12। 4 से भाग लगाएंगे तो 4 से तो 3 बार में कटेगा, 3 गुणा कर देंगे 3π हो जाएगा, और प्लस इससे भाग लगाएंगे तो 4 बार में 4 गुणा कर देंगे, 4 दूना के 8π हो जाएगा, माइनस इससे भाग लगाएंगे तो 2 बार में 2 गुणा करा देंगे तो 2π हो जाएगा, और हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 11π - 2π अपान में क्या होगा 12। 11 में से 2 को घटा दिया जाए तो आ जाएगा हम लोग का 9π/12, और इसको 3 से कैंसिल आउट करा दें तो आ जाएगा हम लोग का आंसर जो होगा यह 3π/4। अब यही जो होगा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।